Assalamu alaikum. I am Dr. Fatma Makki, your biology teacher from Fahim Abbasi Students Corner. अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वैरायटी ऑफ लाइफ का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत होती है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, किंगडम सिस्टम्स देखे थे, इसके अलावा वायरसेस का इंट्रोडक्शन देखा था। और अब हम देखेंगे बैक्टीरियोफेजेस या बैक्टीरिया ईटर्स, वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया पे रहते हैं, उनके अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। जी, सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और इसमें सबसे कॉमन वायरसेस वो हैं जो ई कोलाई बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करते हैं, टी फेज इनको कहा जाता है। इनकी दो एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत कॉमन है, T2 और T4 फेजेस। अब हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ T4 फेज देखते हैं। टेडपोल की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा। टेडपोल डेवलपमेंटल स्टेज है एक, और इसमें एक हेड होता है और एक टेल होती है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक हेड है और ये एक टेल है, ठीक है। तो टेडपोल की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका वॉल्यूम जो है फेज का, ये होस्ट सेल से 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQs में पूछा जा सकता है कि एक जो बैक्टीरियोफेज है वो अपने होस्ट से 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है। और इनकी जो शेप होती है मोस्टली क्यूबिकल होते हैं ये, जिसमें आइकोसाहेड्रल आ जाती हैं। आइकोसाहेड्रल मीन्स हैविंग 20 फेसेस, इनकी 20 साइड्स होती हैं। या फिर ये हेलिकल भी हो सकते हैं। जो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, हमने प्रीवियस पार्ट में ये देखा था कि जो वायरसेस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। जो रोड शेप्ड होते हैं वो हेलिकल होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका हेड है और एक टेल है। हेड डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, इलोंगेटेड, पिरामिडल भी हो सकता है, हेक्सागोनल या प्रिज्म शेप। पिरामिड्स आपने इजिप्ट में पिरामिड्स देखी होंगी, ठीक है, उस शेप के भी हो सकता है हेड, हेक्सागोनल या प्रिज्म शेप्ड भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हेड है ये बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह है, ठीक है, हेक्सागोनल है और इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल होता है। और दूसरा पार्ट आ जाता है इसकी टेल। टेल जो है इसके अंदर एक इनर ट्यूब या कोर ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है, और एक शीट होती है, आउटर शीट। टेल की एक बाहर कवरिंग होती है प्रोटीन की और एक अंदर कवरिंग होती है। एक अंदर कोर प्रोटीन भी होती है और बाहर जो होती है वो शीट भी प्रोटीन की बनी होती है। और एक साइड पे टेल के कॉलर प्रेजेंट होता है, एट अदर साइड ऑफ टेल एंड प्लेट इज प्रेजेंट। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये कॉलर है और जो दूसरी साइड पे पार्ट है ये प्लेट लाइक या बेस प्लेट, इसको एंड प्लेट कहा जाता है। और इस एंड प्लेट पर टेल के डिफरेंट फाइबर्स मौजूद हैं, 6 फाइबर्स हैं ये टोटल, जिनको कहा जाता है टेल फाइबर्स। टू एंड प्लेट 6 टेल फाइबर्स आर अटैच्ड। और ये जो टेल फाइबर्स हैं इनको अटैचमेंट के लिए यूज किया जाता है विद द होस्ट। अब हम देखेंगे कि एक जो वायरस है, आपको पता है कि वायरस का जो रेप्लिकेशन है इसकी और उसकी सारी इंफॉर्मेशन किस में मौजूद है, इसके DNA में या RNA में, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जब एक वायरस बैक्टीरियम पे अटैक करता है तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरियम के अंदर एंटर कर देता है, ठीक है। ये अपना जेनेटिक मटेरियल सिर्फ उसके अंदर एंटर करता है और बाकी का जितना भी हिस्सा है वो बाहर रह जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह से एक वायरस जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट के अंदर इंजेक्ट करता है। सबसे पहला स्टेप तो होगा लैंडिंग, ठीक है। इट लैंड्स ऑन द सेल और वहाँ पे ये एब्जॉर्ब करता है या इसकी अटैचमेंट होती है सेल के ऊपर। जो बैक्टीरियम में आपको पता है सेल वॉल होती है, इसको हम डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल वॉल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होती है जहाँ पर ये जाके एब्जॉर्ब या अटैच हो जाता है। और अटैचमेंट के दौरान एक वीक केमिकल बॉन्डिंग वायरस और रिसेप्टर साइट के दरमियान में होती है जो इसको अटैचमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। दिस इज अ वीक केमिकल बॉन्डिंग। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये पेनिट्रेट करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को। और किस तरह से करता है, उसके लिए पहले एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको लाइसोजाइम कहा जाता है। और लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करना, ठीक है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है और टेल शीथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। टेल का जो आउटर वाला पार्ट है ये देखिए, यहाँ पे ये लंबा है और यहाँ पे छोटा हो गया। तो टेल शीथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जब टेल शीथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये अंदर जो कोर प्रोटीन है वो बाहर की तरफ फोर्स होती है, ठीक है, और वो सेल में चली जाती है। क्योंकि देखिए ये कोर प्रोटीन जो टेल के अंदर मौजूद है, शीथ के अंदर, ये यहाँ से निकलेगी तो DNA के लिए पैसेज बनेगा कि वो बैक्टीरियम सेल के अंदर जा सके। सो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टेल कोर अंदर चला जाता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से अंदर चला गया। नेक्स्ट
स्टेप इज इंजेक्शन, जिसमें वायरस जो है अपना डीएनए इंजेक्ट करता है इनटू द बैक्टीरियल सेल, और प्रोटीन कोट फॉर्मिंग द फेज हेड एंड टेल दे रिमेन आउटसाइड द सेल। और बहुत कुछ ऐसे एनिमल वायरसेस होते हैं जो एज अ होल एंटर हो जाते हैं सेल में, जैसे कि HIV वायरस। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि HIV वायरस कैसे एक होस्ट सेल में पूरा का पूरा एंटर हो जाता है। जी, फिलहाल हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेजेस की। और अभी हमने बात की कि बैक्टीरियोफेजेस लीसिस, पहले हमने येलो बॉक्स में पढ़ा है कि लीसिस कॉज करते हैं बैक्टीरियल कॉलोनीज का, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेजेस के दो तरह के साइकिल्स होते हैं, एक वो जिसमें ये लिसिस कॉज करते हैं कॉलोनी का, जिसको लाइटिक साइकिल कहेंगे, और एक वो जिसमें लिसिस कॉज नहीं करते, उसको लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब जो ऐसा बैक्टीरियम जो कि लाइटिक साइकिल लिसिस कॉज करता है, ये बहुत विरुलेंट होता है, बहुत डेंजरस होता है बैक्टीरिया के लिए, इसलिए इनको लिटिक या विरुलेंट फेज कहा जाता है। और ये बैक्टीरिया का लिसिस कॉज करते हैं, ये होस्ट में एंटर होते हैं, और इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। पहले हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं यहाँ पे, कि देखिए ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में, ताकि उसे पता चले कि क्या आपको समझ आया है या नहीं। सबसे पहले तो एड्सॉर्प्शन और पेनिट्रेशन हो गई, वायरस ने अपना डीएनए अंदर एंटर कर दिया। अपना डीएनए अंदर एंटर करने के बाद ये क्या करता है कि ये जो होस्ट सेल डीएनए उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। और जो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी है, बायोसिंथेटिक मशीनरी में आ जाते हैं इसके एंजाइम्स, जो डीएनए से आरएनए बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन्स बनाते हैं, इसके राइबोसोम्स, ये उन सबको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। और फिर सेल की जो पूरी की पूरी मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल कर लेता है, और फिर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके ये प्रोड्यूस करवाता है वायरस के हेड्स, और वायरस की प्रोटीन कैप्सिड्स, और वायरस के टेल पीसेस, और वायरस के न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। उन सबको ये प्रोड्यूस करवाता है, और जब वायरल पार्टिकल्स बन जाते हैं तो फिर वायरस के हेड्स में डीएनए को पैक किया जाता है, और फिर कॉलर्स और शीट्स और एंड प्लेट्स जो होती हैं वो अटैच की जाती हैं हेड्स के साथ, टेल फाइबर्स को लास्ट में ऐड किया जाता है। और जब ये वायरसेस बिल्कुल पूरे असेंबल हो जाते हैं, पूरी तरह से बन जाते हैं, तो फिर बैक्टीरिया के सेल का ये लीसिस कॉज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और उसमें से फेजेस रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और वायरसेस जो होते हैं ये एंटर होते हैं होस्ट सेल में। वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है इट टेक्स कंट्रोल ऑफ होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी, और वायरसेस इंड्यूस करते हैं सिंथेसिस ऑफ वायरल डीएनए प्रोटीन्स इन होस्ट सेल, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, और जब इनका इनिशियल इन्फेक्शन को 25 मिनट्स गुजर जाते हैं तो तकरीबन 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस बन चुके होते हैं, विच कॉज लीसिस ऑफ बैक्टीरिया, और न्यूली फॉर्म बैक्टीरियोफेजेस को फिर ये रिलीज करते हैं। और फिर ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो लीसिस है ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में स्प्रेड होता है, यानी जो 200 वायरसेस एक बैक्टीरियम के रप्चर होने से निकल रहे हैं ये जाके फिर दूसरी किसी नॉर्मल कॉलोनी पर अटैक करते हैं, और उसमें नया साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। So this was all about the lytic cycle. Next is lysogenic cycle of bacteriophage. अब lysogenic cycle जो lytic cycle है ना, it is like the master slave relationship, कि मास्टर इसमें है वायरस और स्लेव है इसमें बैक्टीरियल सेल, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल इज मोर लाइक होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, जिसमें वायरस बैक्टीरिया के अंदर जाता है, उसके अंदर चुप करके बैठ जाता है, ठीक है, और उसकी कई अगली नस्लों तक, जनरेशंस तक में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, उसका फौरन से लीसिस कॉज नहीं करता। सो ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है इट इज मोर लाइक होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप एज कंपेयर टू मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है कि ये इमीडिएट लीसिस कॉज नहीं करता, ठीक है, और इन फेजेस को हम टेम्परेट फेज या लाइसोजेनिक फेजेस कहते हैं, और दे डू नॉट कंट्रोल द होस्ट सेल बायोसिंथेटिक मशीनरी, ये होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ये फिर क्या करते हैं कि वायरस का जो डीएनए है वो अपने आप को बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर एंटर कर देता है, ठीक है। जो वायरस का डीएनए है ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है, और इट बिकम्स, फिर हम इसको कहते हैं प्रो वायरस, ठीक है। प्रो की टर्मिनोलॉजी हम आगे HIV में भी यूज करेंगे, HIV के लाइफ साइकिल में, कि प्रोफेज या प्रो वायरस वो वायरस जो कि अपना डीएनए एंटर कर देता है इनटू होस्ट सेल डीएनए, इंटीग्रेट कर देता है अपने डीएनए को। आप यहाँ देख सकते हैं
ये जो डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है उसमें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये होस्ट सेल डीएनए ऑरेंज कलर का है, बैक्टीरियल डीएनए, और इसके अंदर वायरस डीएनए एंटर हो गया है। अब इसको हम कहते हैं ये प्रो वायरस है। अब इस फॉर्म में क्या होता है, जब एक बैक्टीरियम आपको होता है बाइनरी फिशन से 20 मिनट्स में डिवाइड होकर 2 डॉटर बैक्टीरिया बनाता है, तो इसका जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा बैक्टीरिया का, तो साथ ही उसमें वायरस का डीएनए उसके साथ ही रेप्लिकेट हो जाएगा और हर डॉटर सेल में फिर ये प्रो वायरस ट्रांसफर होता जाएगा। इस तरह इसकी नेक्स्ट जनरेशंस में ये वायरस का जो डीएनए है ये ट्रांसफर होता जाता है। ठीक है, अब इसको कहा जाता है, ये जो प्रोफेज है, ये प्रोफेज है जब ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट होता है बैक्टीरियल सेल क्रोमोसोम में एंड बिकम्स प्रोफेज, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है लाइसोजेनी। आई होप कि आपको लाइटिक और लाइसोजेनिक का डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जी, और वायरल डीएनए पास हो रहा है इसकी नेक्स्ट जनरेशन में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है इंडक्शन। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो वायरस का डीएनए है वो अपने आप को डीटैच कर लेता है बैक्टीरिया के डीएनए से, बैक्टीरिया के डीएनए से अपने आप को सेपरेट करता है और दोबारा से होस्ट सेल की सारी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और फिर न्यू वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। ठीक है, वायरल डीएनए डिटैचेस फ्रॉम होस्ट क्रोमोसोम एंड लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, अब अगर एक बैक्टीरियम में प्रो वायरस प्रोफेज मौजूद है तो इस पे कोई दूसरा वायरस अटैक कभी भी नहीं करता। ठीक है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है टू द इन्फेक्शन बाय सेम रिलेटेड फेजेस। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि वायरस एंटर हुआ, इट बिकम्स प्रोफेज, और जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो फेज के डीएनए की भी रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, और 2 डॉटर जो डीएनए बने उन दोनों में प्रोफेज चला गया, फिर इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसमें भी ये चला जाता है। ठीक है, और इस तरह नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता जाता है। तो हमने यहाँ पढ़ी बैक्टीरियोफेज की 2 लाइफ साइकिल्स, एक था लाइटिक साइकिल और दूसरा था लाइसोजेनिक साइकिल। अब तक जो आपने पढ़ा है क्या आपको समझ आया या नहीं, उसको टेस्ट करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। जी, मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रायोन्स, ऑप्शन डी वायरोइड। 162 capsomeres are present in capsid of option A herpes virus, option B adenovirus, option C rhabdovirus, option D ORF virus. जी, the best known phages are T phages that infect option A Salmonella typhi, option B Mycoplasma, option C Pseudomonas, option D E. coli. अब ये जो Pseudomonas, Mycoplasma, Salmonella typhi ये भी डिफरेंट बैक्टीरिया के नाम है और आपने बताना है कि T phages इन चारों बैक्टीरिया में से किसको इन्फेक्ट करते हैं। जी, viruses are extremely small infectious agents which can only be seen under option A compound microscope, option B electron microscope, option C both A and B, option D none of the above. Bacteriophages occur in 2 structural forms having cubical or polyhedral symmetry, option A, option B asymmetry, ऑप्शन सी स्फेरिकल साइमेट्री, ऑप्शन डी हेलिकल साइमेट्री। आपने ये बताना है कि जो 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं उनमें से एक तो क्यूबिकल है और दूसरी कौन सी होती है। जी, नेक्स्ट इज इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द होस्ट सेल द वायरल न्यूक्लिक एसिड्स टेक्स द कंट्रोल ऑफ होस्ट। होस्ट की किस चीज पे कंट्रोल करता है वायरस का? डीएनए। ऑप्शन ए डीएनए, बी प्रोटीन, ऑप्शन सी बायोसिंथेटिक मशीनरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। जी, नेक्स्ट इज which I have told you कि it is very important from multiple choice questions point of view कि volume of the phage as compared to the host is about option A 1/10, option B 1/100, option B 1/1000 and option D 1/10,000. जी, next is according to Charles Chamberlain which of the following cannot pass through porcelain filters? Option A prions, option B bacteria, option C viroid, option D virus. कौन से हैं जो porcelain filters में से पास नहीं हो सकते? The complete mature infectious viral particle is known as option A virion, option B prion, option C viroid and option D capsid. Viruses can reproduce only in living host and are known as option A obligate intracellular parasite, option B obligate extracellular parasite, option C facultative intracellular parasite, option D facultative extracellular parasites. In general appearance, cubical phages are regular solid or icosahedral phages, option A having or icosahedral having option A 20 faces, option B 10 faces या sides, option C 5 faces, option D 2 faces. In general appearance, helical phages are option A spiral, option B rod shaped, option C spherical, option D tadpole shaped. इनकी शेप कैसी होती है? जी,
वायरसेस को इनकी मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम देखते हैं, इसमें आते हैं रोड शेप्ड, जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस है इसकी एग्जांपल, स्फेरिकल शेप में आ जाती है पोलियो वायरस की एग्जांपल, और टेडपोल लाइक में आ जाते हैं बैक्टीरियोफेजेस। नेक्स्ट जब हम देखते हैं, हम पढ़ें जी वायरसेस जो है वो डिजीजेस कॉज करते हैं, तो वायरसेस कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं उनको हम देखेंगे वन बाय वन। आपने इनके नाम सुने होंगे कुछ के, सब स्मॉल पॉक्स है, हर्ब सिम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स एंड मीजल्स है, और पोलियोमाइलिटिस। जी स्मॉल पॉक्स जो है ये जिस वायरस की वजह से होती है उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, और ये इन्वेलप्ड होता है, इसको पॉक्स वायरस कहा जाता है। सिम्टम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फिगर में आपको क्लियर है कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनती हैं बॉडी पे, जो बाद में पस्टल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम फोड़े कहते हैं। और जब ये पस्टल्स जो होते हैं, जब ये फट जाते हैं तो इनकी जगह पे पिटेड स्कार्स रह जाते हैं, यानी निशान रह जाते हैं, जिनको पॉक्स कहा जाता है, POCKS पॉक्स। ठीक है, ये इसकी सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इज हर्ब सिम्प्लेक्स, ये डीएनए वायरस से होता है, जिसको हर्ब्स वायरस भी कहा जाता है। इसकी सिम्टम्स आ जाती हैं कि वेस्कुलर लेजन्स बनती हैं, वेस्कुलर ब्लडी, ठीक है, ब्लड के लिए वर्ड यूज किया जाता है, तो वेजल्स है जैसे, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ये जो वेस्कुलर लेजन्स है, ये ऐसे जख्म बनते हैं जो कि रेडिश होते हैं ब्लड की वजह से, और ये बनते हैं ऑन एपिथेलियल लेयर्स ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज। आपको पता है वो टिश्यूज हमारी बॉडी में जो एक्टोडर्म से बनते हैं, इसमें आ जाता है माउथ, लिप्स और दूसरे स्किन के एरियाज। तो इनकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जिसको एपिथेलियल कहते हैं, इस पर वेस्कुलर लेजन्स बनती हैं। ठीक है, ये हर्ब सिम्प्लेक्स की सिम्टम्स हैं। थर्ड पे आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक एपिडेमिक है और हम सब इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। इसको जो वायरस कोज करते हैं, दे आर इन्वेलप्ड RNA वायरसेस। नेक्स्ट डिजीज आती है मम्प्स एंड मीजल्स। अब मम्प्स को पहले हम देखते हैं। मम्प्स जो है ये लार्ज इन्वेलप्ड RNA वायरसेस की वजह से होती हैं, जिनको पैरामिक्सो वायरसेस कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मम्प्स जो है ये हाईली कंटेजियस होती है, वाइड स्प्रेड है, और बहुत कम होता है कि ये फैटल हो। सिम्टम्स इसकी देखते हैं कि इसमें फीवर है, हेडेक है, मसल एक्स, मसल में खिंचाव पैदा हो जाता है, मसल में तकलीफ होती है, टायर्डनेस है, थकावट है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि नेक इज स्वॉलन। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो नेक के पास, जो बक्कल केविटी में होते हैं, ये स्वेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से चीक्स बिकम पफी और जास भी स्वेल कर जाते हैं, और ये है मम्प्स। नेक्स्ट डिजीज इज मीसल्स। मीसल्स जिसको हम खसरा भी कहते हैं, ठीक है, इसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। एक दफ़ा किसी को मीसल्स हो जाए तो दोबारा नहीं होता, क्योंकि उसमें मीसल्स का जो वायरस है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना जाता है। अब इसकी सिम्टम्स आ जाती हैं, हाई फीवर है, कफ, खांसी, रनी नोज, वाटर आइज और रैशेज हैं, जो 3 to 5 डेज आफ्टर इनिशियल सिम्टम्स बॉडी पर रैशेज अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। चाइल्डहुड में और एडल्ट दोनों ही इक्वली ससेप्टेबल हैं, दोनों में मीसल्स होने के चांसेस इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज पोलियोमाइलिटिस। यू आर वेरी मच फैमिलियर विद इट, कि इसमें आपने अक्सर देखा होगा एडवर्टीजमेंट में भी कि बच्चों की टांगें जो हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, मूव नहीं कर पाते वो अपनी लेग्स को, तो बॉडी के कोई ऑर्गन जो है वो पैरालाइज हो जाए। तो ये पोलियो वायरस जो है ये स्मॉलेस्ट नॉन वायरस है, जिसके अंदर RNA होता है स्फेरिकल कैप्सिड में, और ये मोस्टली कॉमन होता है चाइल्डहुड में, और ये एक लाइलाज बीमारी है। अब हम देखते हैं ऑन्को वायरस या रिट्रो वायरस। देखिए ऑन्को का वर्ड जो है अक्सर ऑन्को जीन्स का भी आपने शायद कहीं टर्म सुनी हो, ये कैंसर से रिलेटेड होता है। ऐसी जीन्स जो कैंसर से रिलेटेड है उनको ऑन्को जीन्स कहा जाता है। ऐसे वायरसेस जो कैंसर कोज करते हैं उनको ऑन्को वायरसेस या रिट्रो वायरसेस कहा जाता है। ये बेसिकली RNA ट्यूमर वायरसेस होते हैं, इनके अंदर RNA मौजूद होता है, और ये ट्यूमर प्रोडक्शन करते हैं एनिमल स्पीशीज में, जैसे कि फाउल में, रोडेंट्स में, कैट्स में। ठीक है, और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है HIV। आप लोगों ने अक्सर ऐड में भी पढ़ा होगा HIV एड्स। तो ये HIV क्या है? HIV इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वायरस इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर रहा है, ठीक है ना। और ये कौन सी डिजीज कोज करता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कोज करता है, ठीक है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरस होता है, स्फेरिकल होता है, 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। इट इज इन्वेलप्ड बाय होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको भी हम पढ़ते हैं कि HIV वायरस में जो इन्वेलप है ये बनता कैसे है, ठीक है, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, और अभी हम देखेंगे इसके लाइफ साइकिल में कि कैसे बनता है। नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है, यानी ऐसे सेल्स पर भी में भी एंटर हो सकता है जो कि इसके लिए
कुछ ओवरऑल ऑनको वायरसेस की बात हो रही है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स पे अटैक करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी सेल पर अटैक कर सकते हैं। तो HIV जो है इसको किसी होस्ट सेल पे अटैक करने के लिए CD4 रिसेप्टर साइट की जरूरत होती है। ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट है जहाँ पे HIV वायरस जाके अटैच होता है, ठीक है। इसमें इसके जो होस्ट सेल्स है उसमें WBCs आ जाते हैं या दूसरे टिश्यू सेल्स, समटाइम्स ये नर्वस सेल्स पे भी अटैक करता है। तो CD4 रिसेप्टर साइट पे ये एब्जॉर्ब होता है और वायरस पूरा का पूरा पेनिट्रेट हो जाता है इनटू द होस्ट सेल। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जी, ये एक HIV वायरस है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ये इसका कैप्सिड है, ठीक है, प्रोटीन कोट है और प्रोटीन कैप्सिड है। ये इसमें जो छोटे छोटे सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ये कैप्सोमियर्स हैं और इसके अंदर इसका जो जीनोम है वो RNA जीनोम होता है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें RNA जीनोम के, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें होता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है DNA से RNA बनना और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है RNA से DNA बनना, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरल DNA सिंथेसाइज करता है फ्रॉम वायरल RNA। ये जो आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत आप फैमिलियर हैं इससे, तो कोरोना वायरस के अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA ही होता है जो अंदर जाके सेल के अंदर जाके DNA बनाता है। तो ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो आप इसे HIV का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि कोरोना वायरस किस तरह RNA को यूज करके तो सिर्फ नई वायरसेस प्रोड्यूस करवाता है होस्ट सेल में, अपना नंबर इंक्रीज करवाता है और कैसे DNA बनाता है, ठीक है। इसका मतलब है इसके अंदर भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होगा। अच्छा जी, अब हम एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल कब कहते हैं? जब एक डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA, ठीक है, वायरस बॉडी में एंटर हुआ, उसने अपने RNA से DNA बना दिया। जो डबल स्ट्रैंडेड DNA वो फिर क्या करते हैं, जैसे हमने बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल में पढ़ा कि प्रोफेज बनता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में, इसी तरह से ये जो डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA है ये होस्ट सेल के DNA में इंटीग्रेट कर जाता है, उसके अंदर घुस के बैठ जाता है और इसको फिर हम कहते हैं प्रो वायरस और फिर ये सेल की नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। और ऐसा सेल जिसके अंदर प्रो वायरस की शक्ल में ये रेट्रो वायरस मौजूद हो, HIV वायरस मौजूद हो, उसको कहा जाता है कैंसरस सेल, ठीक है। दैट इज नो मोर अ नॉर्मल सेल। अब आप देखिए कि कैप्सिड और न्यूक्लियो कैप्सिड के अराउंड एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसको हम कहते हैं इसका इन्वेलप, ठीक है। ये इन्वेलप ये प्रोटीन्स का बना होता है और ये इन्वेलप की स्पाइक्स है। तो ये एक इन्वेलप्ड वायरस है। आपसे पूछा जा सकता है इन्वेलप्ड वायरस की कोई एग्जाम्पल दें तो आप इसमें HIV की एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल से HIV के स्ट्रक्चर को बताती हूँ। दिस डायग्राम इज नॉट फ्रॉम योर बुक और ये सिर्फ मैंने आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ कि आप देख सकते हैं इसमें ये 2 RNA के स्ट्रैंड्स हैं। इसके अलावा इसमें 3 एंजाइम्स शो किए हुए हैं। आपकी बुक में सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जिक्र है, लेकिन इसके अलावा एक इंटीग्रेज एंजाइम होता है और एक प्रोटीएज एंजाइम होता है। ये हम अभी इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इन तीनों एंजाइम्स के क्या फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा इसमें कैप्सिड प्रोटीन होती है और ये मैट्रिक्स प्रोटीन है। ये सारी जो इसको फिल किया हुआ है अंदर वाली स्पेस को, ठीक है, एक प्रोटीन ने। और इसके अलावा ये आ जाता है सरफेस पे इन्वेलप। ये इन्वेलप जो है ये लिपिड्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और ये आपको नजर आ रहा होगा ये स्पाइक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन इसमें से गुजर रहा है इन्वेलप में से, इसलिए इसको ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं और जो सरफेस पे मौजूद होती है इसको सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हम बाद में देखते हैं। अब हम देखते हैं एड्स कैसे डिस्कवर हुई। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की डिजीज को सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था 1980s में होमोसेक्सुअल मेल्स में और इनकी सिम्टम्स थी उनमें निमोनिया, रेयर वेस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, स्वोलन लिम्फ नोड्स। आपको पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो एड्स जो है ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से हो रहा है। तो जो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है ना, जिनमें सबसे पहले आते हैं टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, और उसके अलावा ये लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स पे भी अटैक करता है और उनको स्वेल कर देता है, ठीक है। और जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस, इसकी वजह से जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती जाती है। और 1984 में पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA ने आइडेंटिफाई किया था इसके डिजीज कॉजिंग एजेंट को, विच इज HIV। अब HIV होस्ट स्पेसिफिक है,
ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक होस्ट में अगर मल्टीप्लाई करे तो उसमें डिजीज़ भी शो करेगा, यानी ये मंकीज़ में भी इनफैक्ट मंकीज़ को भी इन्फेक्ट करते हैं, उसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें ये डिजीज़ शो नहीं करता, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये जब उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनमें मल्टीप्लाई करता है, तो उनमें ये डिजीज़ की सिम्टम्स शो करता है, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है, उनके नंबर को डिक्रीज कर देता है, जिससे इम्यूनिटी जो होती है ओवरऑल वो डिक्रीज हो जाती है। और HIV आपने पढ़ा होगा, अक्सर कहा जाता है कि जी प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करें कि HIV स्प्रेड ना करे पर्सन टू पर्सन। तो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं कि टू अवॉइड द सेक्सुअल कांटेक्ट, इसके अलावा ये ब्लड के साथ कांटेक्ट, ये ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। HIV की वैक्सीन सिंथेसाइज भी की गई हैं और ह्यूमन बींग्स को इनसे में इनको एडमिनिस्टर भी किया गया है, यानी इंजेक्ट भी किया गया एक्सपेरिमेंटली 2001 में साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ली जा सकती हैं HIV एड्स को रोकने के लिए कि इंट्रावीनस ड्रग्स, जब भी ड्रग्स इंजेक्ट की जा रही हो तो उसके लिए कॉमन सिरिंजेस को यूज़ ना किया जाए। इसके अलावा स्टेराइल नीडल्स और सिरिंजेस और यूटेंसिल्स यूज़ किए जाएं। दिस इज HIV वायरस। नाउ लेट अस स्टार्ट इट्स लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल क्या होता है? दिस इज द डायग्राम विच इज़ गिवन इन योर बुक। हम इसको भी पढ़ेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए यहाँ से भी। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बात की थी कि जो HIV वायरस होता है ये जब सेल में एंटर होता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो इसका होस्ट सेल है, ठीक है, तो उसके ऊपर इसके लिए एक रिसेप्टर साइट होती है जिसको CD4 रिसेप्टर साइट कहते हैं। ये उस साइट के अलावा किसी जगह पे जाके एडहियर नहीं हो सकता। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये HIV है, इसके जो ये स्पाइक है, GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है, ये जाके CD4 रिसेप्टर है, ठीक है, और ये इसका को रिसेप्टर है जो इसको अटैचमेंट में हेल्प करेगा वायरस के साथ। मेम्ब्रेन के ऊपर CD4 रिसेप्टर के साथ जाके इस HIV की जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है ये अटैच हो जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये जो वायरस है, आप यहाँ देख सकते हैं इसका एनवेलप जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है, एनवेलप डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है, और वायरस जो है इसका कैप्सिड और इसके RNA और जो इसके तीनों एंजाइम्स है वो अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो आप देखिए एनवेलप जो है ये बाहर रह जाते हैं, बल्कि ये बाहर ये जो उसकी सेल की मेम्ब्रेन है ये उसका हिस्सा बन जाता है, ठीक है। आप इस डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उसके जो प्रोटीन्स हैं, RNA है वो अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और जो वायरस का एनवेलप है वो बाहर सेल की मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? जब ये वायरियन एंटर हो जाता है होस्ट सेल में और साइटोप्लाज्म के अंदर जाके इसकी अनकोटिंग होती है, तो सबसे पहले जो काम ये करता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी इसके अंदर RNA मौजूद है, इसने बनना है, इसने एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करना है, यानी इसने प्रो वायरस बनना है। तो प्रो वायरस बनने के लिए क्या होता है कि एक RNA जो है सबसे पहले वायरल RNA से वायरल DNA बनाया जाता है, ठीक है। ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करता है, उसका रिवर्स, ठीक है। और अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसके अंदर जो RNA को कॉपी करके उसे DNA बना देगा। तो ये एक स्ट्रैंड RNA का है और एक स्ट्रैंड DNA का है। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है RNA DNA हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो डिफरेंट चीज़ों का कम्बिनेशन हो, ठीक है। तो हाइब्रिड जो है ये, अब इसका जो RNA जो है उसका काम खत्म हो गया, RNA डिग्रेड कर जाता है और पीछे रह जाता है DNA का सिंगल स्ट्रैंड। अब वायरस जो होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी है जैसे कि DNA पॉलीमरेज एंजाइम, उसको यूज करेगा और डॉटर स्ट्रैंड बना देगा DNA का, ठीक है, वायरल DNA का। तो अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल है ये जाता है न्यूक्लियर पोर्स के जरिए न्यूक्लियस के अंदर और वहां जाके ये अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेता है होस्ट सेल DNA में। ये ज्यादा क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। ये रेड कलर का है वायरस का DNA और ब्लू कलर का है होस्ट सेल DNA। तो ये उसके अंदर इंटीग्रेट होके बैठ जाएगा, ठीक है। और इसको कहा जाता है अब प्रो वायरस। और अब इसके लिए हम प्रोफेज का वर्ड यूज नहीं करेंगे जो हमने बैक्टीरियोफेज में यूज किया था, ये है प्रो वायरस। और ये जो अब जो ये सेल होगा ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गया है और जब ये रिप्रोड्यूस करेगा सेल तो इसके डॉटर सेल्स में भी ये प्रो वायरस एंटर होता जाएगा, ठीक है। और कैंसरस सेल्स की तादाद ज्यादा होती जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक एंजाइम इंटीग्रेज होता है। इंटीग्रेज क्या करता है? ये वायरस को के DNA को होस्ट सेल DNA में इंटीग्रेट होने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी, जब ये अंदर बैठ गया होस्ट सेल DNA में, अब नेक्स्ट इसकी क्या टास्क होगी? अब नेक्स्ट इसने फर्दर होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करना है और अपने वायरस के HIV वायरस प्रोड्यूस करना है, यानी उसका RNA प्रोड्यूस करना है, उसके कैप्सिड्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि सिंपली जैसे DNA से RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेगा
कौन सी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करेगा? ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। और फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये वायरल डीएनए से वायरल आरएनए बनाएगा। आरएनए जब बाहर जाएगा तो ये राइबोसोम्स को फिर कंट्रोल करेगा, ठीक है। प्रोवायरस जो है वो राइबोसोम्स को कंट्रोल करेगा, जो एंजाइम्स प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं उनको कंट्रोल करेगा, और इस तरह वायरल प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जब वायरल आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा तो फिर न्यू कैप्सिड्स के अंदर वायरल आरएनए असेंबल होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल्स असेंबल होंगे, और फिर अब देखें यहाँ पर कि दे विल बड ऑफ। जब हमने बैक्टीरिया में लाइफ साइकिल पढ़ा था एक बैक्टीरियोफेज का, तो वहां हमने पढ़ा था लीसेस होता है कि सेल बर्स्ट हो जाता है, सेल खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो सेल है ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि ये मौजूद रहेगा, और ये सिंपली इसमें बड बना के, बड की शक्ल में ये जो वायरसेस हैं इससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और जो पिछला सेल है, जो होस्ट सेल है, वो मौजूद रहता है, वो खत्म नहीं होता। तो अब देखिए कि हमने पढ़ा था कि ये जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, इनका जो इन्वेलप होता है वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैप्सिड और आरएनए तो असेंबल हो गए हैं, लेकिन अभी इनके अराउंड ये इन्वेलप नहीं बना। तो इन्वेलप जो है वो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग से बनता है, ठीक है। दिस इज कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ HIV। अब देखते हैं कि क्या आपको इस लाइफ साइकिल की समझ आई है या नहीं जी। और इसके अलावा वायरल डिजीजेस की, तो मम्स एंड मीजल्स वायरसेस बिलोंग टू ऑप्शन ए पार्वोवायरस, ऑप्शन बी पैरामिक्सोवायरस, ऑप्शन सी मिक्सोवायरस, ऑप्शन डी पैरावायरस। The polioviruses are the smallest known viruses and contain RNA in option A oval capsid, option B cubical capsid, option C helical capsid, option D spherical capsid। अभी हमने पढ़ा था कि इनकी शेप कैसी होती है जी। About 60% of the adults are immune to option A measles, option B smallpox, option C mumps, option D cowpox। Common cold is caused by option A pox virus, option B parvovirus, option C paramyxovirus, option D adenovirus, ये भी हम पढ़ चुके हैं। Herpes virus is a option A DNA RNA virus, option B RNA virus, option C DNA virus, option D none of the above। The major cell infected by HIV is option A T lymphocyte, option B neutrophils, option C B lymphocyte, option D helper T lymphocyte। ये चारों सेल्स जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सेल है जिसको HIV इन्फेक्ट करता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हेपेटाइटिस। आप लोगों ने हेपेटाइटिस के बारे में अक्सर पढ़ा होगा, और इसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस A है, B है, C है, ठीक है, तो D है, E और F, तो इनके बारे में आपने सुना भी होगा। तो बेसिकली हेपेटाइटिस होता क्या है? ये वायरस की वजह से होता है मोस्टली, ठीक है। और हेपा मीन्स हेपाटाइटिस, ठीक है। हिपार से है, हेपा मीन्स लिवर, और टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। और हेपेटाइटिस की का कोज क्या हो सकता है? वायरल इन्फेक्शंस, टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स। और सिम्टम्स आ जाती हैं इसमें जॉन्डिस, जिसको हम यरकान भी कहते हैं, एब्डोमिनल पेन, लिवर इनलार्जमेंट, जिगर का बढ़ जाना, फटीग, थकावट, समटाइम्स फीवर, बुखार हो जाना, और ये एक्यूट लीड टू लिवर कैंसर। जब ये एक्यूट होता है तो इससे एक्यूट फॉर्म में ये लिवर कैंसर भी कोज कर देता है, ठीक है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, E। अब देखते हैं जो ये सारे वायरसेस जो हेपेटाइटिस की डिफरेंट फॉर्म्स के वायरसेस हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हेपेटाइटिस A वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, C में भी और E में भी, जबकि हेपेटाइटिस B कोज करने वाले वायरस में जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो हेपेटाइटिस A है ये RHAV की वजह से होता है, विच इज RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस, ठीक है। और ये माइल्ड शॉर्ट टर्म कुछ अरसे तक रहने वाली और लेस वेरिलेंट डिजीज कोज करता है। एंड इट इज इसका जो इन डिजीजेस, इसकी जो टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की, इनका ट्रांसमिशन का मोड क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। तो ये जो हेपेटाइटिस A है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टेक्ट विद फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस B है, जिसको कॉमनली सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। दिस इज सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, और ये DNA वायरस HBV की वजह से होता है। इट इज कॉमन इन एशिया, चाइना, फिलीपाइंस, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। और ये ट्रांसमिशन का मोड क्या है इसका, कि ये बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज लाइक ब्लड सीरम, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ ट्रांसमिट हो सकता है। अगर एक्यूट फॉर्म हो हेपेटाइटिस की तो इससे जॉन्डिस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना और थकावट यानी फटीग। और अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो तो इसमें
cause the risk of liver damage. Infected person may recover and develop immunity against हेपेटाइटिस बी वायरस. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस सी, जिसको नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस या इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहा जाता है. ये 8CV की वजह से होता है, विच इज़ RNA इन्वेलप्ड वायरस. और इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस जो है ये लेस वेयर होता है हेपेटाइटिस ए और बी से, लेकिन कभी कभार इसे क्रोनिक लिवर डिजीज भी हो सकती है. और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि ब्लड से मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर हो सकता है. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस डी, जिसको डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं, बट nothing is known about it or very limited is known about hepatitis D and the virus which causes it. हेपेटाइटिस ई जो है ये फिसिस के जरिए ट्रांसमिट होता है. हार्बर्स एंड कोवर्कर्स ने 2001 में ये बताया था कि पिग्स कुड बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ई. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस एफ एंड जी. इनके वायरसेस अनआइडेंटिफाइड हैं. ठीक है, अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो वैक्सीन प्रोड्यूस की गई है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए तो अवेलेबल है और हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए अवेलेबल नहीं है. अब हेपेटाइटिस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? हाइजीनिक मेजर्स लेकर, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ कंडीशंस को मेंटेन करके, रूटीन वैक्सीनेशन से, ब्लड टिश्यू और ऑर्गन्स जब डोनर से ब्लड देना हो या कोई टिश्यू देना हो या कोई ऑर्गन देना हो, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है अक्सर, तो उनकी स्क्रीनिंग अच्छी तरह से कर ली जाए. ठीक है जी. अब देखते हैं कि आपको इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की समझ आई है या नहीं. लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Hepatitis C is also called as serum hepatitis, option A. Option B, infusion hepatitis. Option C, infectious hepatitis. Option D, delta hepatitis. जी, hepatitis B is caused by option A, DNA RNA virus. Option B, RNA virus. Option C, DNA virus. Option D, RNA DNA virus. Which of the following hepatitis is transmitted by feces from infected individuals? Option A, hepatitis A. Option B, hepatitis B. Option C, hepatitis C. Or option D, hepatitis E. The most recent work of Halber and co-worker 2001 reveals that pig could be the source of infection of option A, hepatitis A. Option B, hepatitis B. Option C, hepatitis D. And option D, hepatitis E. By adopting hygienic measures with routine vaccination and screening of blood, organ or tissue of the donor, we can control option A, hepatitis, option B, AIDS, option C, measles, option D, herpes simplex. Hepatitis is usually caused by option A, viral infection, option B, toxic agents, option C, drugs, option D, all of the above. This was all about the chapter number 4, Variety of Life. Thank you so much.